नमस्कार। नमस्कार। इरफान जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूंगी इरफान जी से कि आप इस फिल्मी दुनिया में कैसे आए? मैं जब स्कूल खत्म कर रहा था तो मैं अपने पैरों पे बहुत जल्दी खड़ा होना चाहता था, ऐसा मेरी इच्छा थी। तो मैं उन दिनों क्रिकेट खेलता था और मुझे लगता था, मैं सपने देखता था कि मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा। तो फिर सडनली मुझे लगने लगा कि दिस इज पॉसिबल नहीं है, तो इतने सारे लोग हैं और घर की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था उस चीज़ को ना लेकर। क्योंकि मेरा एक बार सिलेक्शन हुआ था 80 के नायडू में, लेकिन क्योंकि उतने पैसे कलेक्ट नहीं कर सका, मैं जा नहीं सका, तो मुझे लगा कि ये इसको परसू मैं कर नहीं सकता। तो उसके बाद मैं कुछ अलग अलग चीज़ें कोशिश करता रहा, ट्राई करता रहा, लेकिन जल्दबाजी में था। मैं जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था। स्कूलिंग के बाद ही? स्कूलिंग के बाद फिर मैं कॉलेज भी करता रहा और बीच में ये आर्ट फिल्मों का दौर शुरू हुआ और हम मतलब कॉलेज जाने लगे तो घर से छुप छुप हुआ चोरी मतलब फिल्में भी देखने लगे। उससे पहले अलाउड नहीं था फिल्म देखना। तो फिल्मों ने असर करना शुरू किया आपके पास और तब कहीं जहन में आया होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो इसके लिए कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग ली? हाँ, मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसे ही मुंह उठा के मुंबई नहीं चला जाऊंगा। जिन कामों से मैं मुतासिर हुआ था, जिन लोगों के कामों से मैं मुतासिर हुआ था, मेरे जहन में था कि मैं पहले एक स्टैंडर्ड तक का काम कर सकूं, तब मैं फिल्म में जाने की कोशिश करूंगा। अपनी काबिलियत पहले बढ़ानी थी? काबिलियत बढ़ानी थी अपनी नजरों में। तो मुझे पता चला एनएसडी का, फिर मैं एनएसडी के पीछे पड़ गया। फिर नाटक करना शुरू किए जयपुर में। उसके भी अजीब अजीब मतलब वाकयात शुरू में जिस तरह के नाटक किए, वो बहुत ही मतलब अभी सोचता हूँ तो काफी हंसी आती है उसके बारे में सोच के। लेकिन शुरुआत वैसे ही हुई। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान। अच्छा, पढ़ाई वहीं हुई आपकी सब? पढ़ाई पूरी वहीं हुई। तो एनएसडी में कब आए दिल्ली? मैं आगे लेट 80s में मैं आ गया था एनएसडी। अच्छा। और 3 साल का कोर्स होता है वो। और ये सब देख कर आए थे कि नसीर साहब, ओम साहब, ये सब लोग वहां से निकले हुए हैं और उनका काम नया नया हमने देखा था, उनकी फिल्में देखी थी। तो मन में था कि मतलब हम भी कभी शायद बन जाएंगे एक्टर। तो वो कला फिल्मों का दौर था, आप जिस जमाने में आए हैं ना, और मुझे लगता है कि आपको उन्हीं फिल्मों ने आकृष्ट भी किया। उन्होंने किया और कुछ पुरानी फिल्में भी देखने को मिली। दिलीप साहब को पहली बार देखा, बल्ला साहनी को पहली बार देखा। इन सब लोगों का हमने देखा नहीं था, हमें इजाजत नहीं मिलती थी फिल्में देखने की। अच्छा, घर इन लोगों हाँ, घर से हमें बिल्कुल पाप था हमारे लिए। अच्छा, मतलब बहुत डिसिप्लिन घर में रहे आप? हाँ, डिसिप्लिन मतलब उस तरह से नहीं था, लेकिन कम से कम कुछ चीजों से परहेज था घर में। पतंगबाजी हो गया, मतलब इस तरह के जो भी शौक होते हैं, बाहर निकलना मतलब बुरा माना जाता था हमारे घर में। मतलब तो बाहर जाओगे बिगड़ जाओगे। तो जो भी करना है घर के अंदर करो बैठ के, और सारी सहूलियतें हैं तुम्हें, और बाहर मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है लोगों से। अच्छा, तो घर में आपका कौन सा नंबर है बच्चों में? मेरा दूसरा नंबर है। मेरी बड़ी एक बहन है, मैं दूसरा हूँ, फिर 2 छोटे भाई मेरे। तो ये जो आप इस एक्टिंग की लाइन में गए, तो घर वालों से सपोर्ट मिला कि आपको रोका गया? शुरू में तो रोका गया है, क्योंकि फिल्मों से जो परहेज था, तो नाटक वाटक तो उनको समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या चीज है। लेकिन क्योंकि मैं जिद्दी था, मुझे पता था कि मैं वही कर सकता हूँ जिसमें मेरा दिल लग रहा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं उस काम के साथ फिर इंसाफ नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि इंसान की ये जो जिद है, उसको कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचाती है और बहुत मेहनत भी करवाती है ना? बिल्कुल, अगर जिद है और लगन है और आप में मतलब आप भटके हुए नहीं हैं, सेंस, थोड़ा कॉमन सेंस भी है, तो जरूर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो ये एनएसडी का कोर्स करने के बाद आपने क्या डिसाइड किया कि आप क्या करने वाले हैं? एनएसडी के कोर्स के बाद मैं चाहता था कि रेपेट्री में रहूं और अपने पे काम करूं और अपनी नजर में बेहतर लगूं अपने आप को। लेकिन जब मैं बाहर निकला एनएसडी से, तब तक रेपेट्री का माहौल थोड़ा वैसा एक्साइटिंग नहीं रहा था। सुरेखा जी, जब हम स्कूल में थे तब सुरेखा जी थी रेपेट्री में, मनोहर भाई थे, ये सब लोग चले गए थे और इनका काम बहुत अच्छा लगता था वहाँ। फिर उसके बाद मैंने कुछ सोचा नहीं। 3rd ईयर मैं खत्म कर रहा था, उसके बाद ही ऑफर मिलना शुरू हो गया मुझे। गोविंद जी की फिल्म मिल गई थी मुझे, सलाम बॉम्बे का वर्कशॉप का कुछ ऑफर था, तो मैं बाहर फिर काम करने लगा और एक के बाद एक काम आता रहा। अभी हम आपसे और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, पूछेंगे, पर आपकी पसंद का गीत भी सुनना चाहते हैं। कौन सा गीत आपको सबसे अच्छा लगता है? मुझे गाइड का एक गाना है, पिया तो से नैना लागे रे। बहुत सुंदर गाना है, चलिए सुनते हैं।
इरफान जी, हम बात कर रहे थे कि आपने फिल्में करना शुरू कर दिया, तो पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म मेरी गोविंद जी के साथ ही थी, गोविंद निहलानी जी के साथ थी, जिसका नाम था जजीरे, जो कि रिलीज नहीं हुई लेकिन वो फेस्टिवल्स में गई, डीडी पे दिखाई गई काफी। तो उसमें काम जब आपने पहली बार किया, खुद को पर्दे पर देखा इतने बड़े, तो कैसा महसूस किया? मुझे अपने काम को देख के कभी संतुष्टि नहीं हुई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ अपने आप को देख के। एक्चुअली स्टिल्स देख के शर्मिंदा होना शुरू हो गया था कि यार जैसा मैं सोच रहा था वैसा तो नहीं लग रहा ये आदमी, यू नो। और जब कुछ मुझे अपने काम में वो फ्लूडिटी नहीं दिखती थी, जो बहाव नहीं दिखता था जिसकी तलाश में मैं था, तो अपने आप को देख के काफी डिसअपॉइंटमेंट मुझे होता है, अक्सर होता है। काम वैसे सीरियल में भी काफी बनेगी अपनी बात में, कई जगह बहुत मजा आया। और फिर डर एक सीरियल मैंने किया था, चंद्रकांता में कई जगह मैंने एंजॉय किया। बहुत बहुत। हाँ। और वो आपका जो इम्प्रेसिव चेहरा है वो बहुत सारे लोगों के दिलों में बसा हुआ है अभी भी। अच्छा, हम फिर से आपकी उसी फिल्मों की तरफ जाते हैं और ये जानना चाहते हैं अपने श्रोताओं की तरफ से कि जब फिल्मों में एक दो आपने काम कर लिया तो आपको ऐसा लगा कि यही आपकी मंजिल है या कुछ और आप करना चाहते हैं? मैं फिल्मों अभी, क्योंकि काफी काम मुझे लगता है कि अपने पर करना बाकी है और काम को और एंजॉयबल बनाना मैं चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये लगने लगा है कि जो मुझे लगता था कि मैं एक्टर बन गया तो सारी मंजिलें मेरी पूरी हो जाएंगी और सारी खुशियां मिल जाएंगी, वैसा शायद लाइफ में होता नहीं है। जिस चीज के पीछे आप जाते हो फिर उसकी असलियत पता लगने लगती है। जैसे पॉपुलैरिटी भी दो धारी तलवार जैसा है ना, कहीं से काटती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आपको कुछ देती है तो आपसे कुछ ले भी लेती है, काफी कुछ ले लेती है। और फिर आपको जब दुनिया में इतनी चीजें देखते हो आपको लगता है कि एक्टिंग सब कुछ नहीं है। वैसे तो करने को दुनिया में बहुत कुछ है और जो लोग करना चाहते हैं, जो सक्षम होते हैं, आप जैसा कह रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। बहुत से लोग तो संतुष्ट भी हो जाते हैं। आपने अभी अपनी फिल्म वॉरियर की बात की, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उसका वहां तक पहुंचना, उसमें काम करना, कैसा सब एक्सपीरियंस था? वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, एज एन एक्टर भी, क्योंकि मैं जिस तरह काम कर रहा था और एक जिस तरह काम मैं करना चाहता था, और मैं उन दिनों एक्टिंग से एक्चुअली बोर हो चुका था, सीरियल्स कर करके एक ही तरह का काम कर करके, और मैं उससे ब्रेक लेना चाह रहा था। बतौर ब्रेक मैंने अपनाया था डायरेक्शन को। मैं कुछ बीबीसी के लिए डायरेक्ट कर रहा था। अच्छा, डायरेक्ट भी किया हुआ आपने? हाँ। फिल्मों को? और उसी दौरान मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने, मेरे दोस्त जो है दिग्मांशु धूलिया, उन्होंने मुझे बुलाया इस रोल के लिए। तो मैंने जब नाम सुना वॉरियर तो मुझे लगा कि कुछ बी ग्रेड फिल्म होगी हॉलीवुड की। तो मैं गया, लेकिन जब स्क्रिप्ट मैंने सुनी तो मुझे लगा कि ये फिल्म बहुत कुछ दे सकती है। और उस फिल्म का जो तजुर्बा रहा 2 महीने, 2.25 महीने का, वो काफी असर डालने वाला रहा। और उसने आपको दिया भी बहुत से अवार्ड्स भी उसी की वजह से मिले आपको। जी। तो उन अवार्ड्स के बारे में बताइए ना। ये एक ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स मिले हैं, फिल्म को मिले हैं, दो ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स मिले हैं। फिर अलग फ्रेंच फेस्टिवल में दिनाक एक फेस्टिवल होता है, उसके अंदर बेस्ट फिल्म का मिला है। देन सिनेमेटोग्राफी में स्पेन में एक अवार्ड होता है, उसके अंदर उसको मिला है वो। अच्छा, अभी अब कुछ आपकी बात हो जाए कि जब भी हम आपको किसी सीरियल में देखते हैं या किसी फिल्म में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अभिनय नहीं कर रहे हैं, आप मतलब उसी का एक हिस्सा है, जो किरदार है आपका। तो इसके लिए आप क्या कोशिश करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना आपका होमवर्क होता है कि जिससे जो भी रोल आप करते हैं वो उसमें ऐसा लगता है कि उसी को आप जी रहे हैं? एक्चुअली मेरा एक्टिंग में आने का मकसद यही था कि जो मैं किरदार की वजह से किसी एक सिचुएशन को महसूस कर सकूं, बट उसका एक्शन का जिम्मेदार मैं न रहूं। एक आदमी मर्डर कर देता है, अब मैं खुद मर्डर करके उसको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, लेकिन एक्टिंग में आप कम से कम उस सब इमोशंस से गुजर के आ सकते हैं, वो सब आप महसूस कर सकते हैं जितना भी पॉसिबल है। मुझे वही एक खिंचाव था एक्टिंग फील्ड में आने का, कि मैं जो नहीं हूँ वो हो सकता हूँ, और वैसा करने का मुझे पैसा भी मिलेगा और शोहरत भी मिलेगी। तो ये एक कुछ नया अपने अंदर से निकालने का एक जज्बा था। एक्टिंग करता हुआ आदमी मुझे बहुत फॉल्स लगता है, क्योंकि जो सिचुएशन आप कर रहे हो उसमें जितना उसको बिलीव कर सको, यही मजा है उसका। और मेरी कोशिश वही रहती है, मतलब लोगों को बिलीव करवा सकूं, खुद भी बिलीव कर सकूं जिस वक्त कर रहा हूं। उसके लिए क्या करते क्या है आप? होमवर्क क्या? उसके लिए होमवर्क मेरा 15 साल से चल रहा है, 17 साल से चल रहा है, जब से मैंने एक्टर बनने की कोशिश की है। थोड़ा जो चीजें समझ में आती जा रही हैं, और वो प्रैक्टिस और रियाज है उसको, मतलब ऐसे शब्दों में मैं नहीं बता सकता। नहीं, मतलब जैसे किसी खास किरदार को आप करने जा रहे हैं तो उस माहौल में, उस खास रोल के लिए उसी जगह आप कुछ जाते हैं, कुछ
कुछ सीखते हैं या सिर्फ महसूस करने से ही आप ऐसा कर नहीं पाते नहीं, हैं? कुछ जैसे जिन कुछ किरदारों की जरूरत होती है कि उस तरह का माहौल देखा जाए या उस तरह का एक्सेंट आप, अगर जैसे जबान जो फिजिकलिटी है कैरेक्टर की ना, जो ऊपरी जो जैसे आप जबान समझ में आती है, तो जबान अब इलाहाबाद का मैंने रोल किया है, तो मैं बम्बई में बैठ के इलाहाबादी लैंग्वेज इमेजिन नहीं कर सकता, मुझे उन लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, या मेरी जो एसोसिएशन है पुरानी इलाहाबाद की वो काम में आएगी। तो कुछ किरदार में जरूरत होती है आपको उन फिजिकलिटी देखने की, समझने की। किसी किरदार जैसे कोई कोई किरदार कोई प्रोफेशन करता है, ड्राइवर है, अब वो फिर ड्राइविंग आपको आना चाहिए ना, आपको उस गाड़ी से एक रिश्ता होता है ड्राइवर का, तो वो आपको समझना चाहिए। आम जिंदगी में अगर आप ये नहीं समझ सकते कि ड्राइवर का और उसी गाड़ी का क्या रिश्ता है, सबका एक नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा, तो अब ये आपकी जिंदगी के तजुर्बे पे मुनहसिर करता है कि आप उस एक्सपीरियंस को कैसे ला पाते हैं उस हाँ, रोल बहुत में। अच्छी बात है, क्योंकि वो रोल अपने आप में इतना प्रभावी हो जाता है कि वो फिल्म तो हम भूल जाते हैं, पर वो रोल और आपकी सूरत याद रह जाती है। अरे वाह। इरफान जी, आपने इलाहाबाद की बात की, वहाँ की भाषा की बात की, तो कोई ऐसा डायलॉग आपको याद है? डायलॉग याद तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब, लेकिन वो वहाँ का लहजा बड़ा मजेदार होता है। और जैसे वो जिस तरह से बोलते कि अरे यहाँ आओ, यहाँ बैठो, क्या पिक्चर देख ली ना देख ली है, मजा ले रहे हो भैया। ऐसा कुछ बोलते हो लहक लहक के, तो अच्छा लगता है। खींच खींच के तो हासिल में मेरा वही लहजा है। हाँ, तो हासिल की बात अभी हम बहुत सारी और करने वाले हैं, पर पहले आपकी पसंद का गीत सुने। हाँ, मुझे एक फिल्म थी देश परदेश, देवानंद साहब की, उसका भी मुझे उनका टाइटल सॉन्ग बहुत मजेदार लगता है। चलिए सुनते हैं। आपने थिएटर भी किया, फिल्में भी की, दूरदर्शन में टीवी के सीरियल्स भी किए, बहुत सारे काम किए, और इससे क्या हासिल किया? और फिल्म हासिल की, उससे क्या हासिल किया? हासिल से एक्चुअली अभी तक जो मेरी फिल्में आई थी या टेलीविजन में जितना लोगों ने काम देखा था, मुझे लोग इज्जत करते थे, समझते थे कॉम्पिटेंट एक्टर हूँ, अच्छा एक्टर हूँ, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन काम इतना अलग नहीं था जो कि मेरी बहुत ही, जो मैं अंदर से जितना उबल रहा था बताने के लिए कि नहीं यही नहीं है और भी कुछ है मेरे अंदर, हासिल के किरदार ने मुझे मौका दिया दूसरी तरह से लोगों को एंटरटेन करने का। गुनाह में भी जैसे लोगों को बहुत पसंद आया था, लोग सीटी मारते थे, ताली मारते थे पिक्चर हॉल में, लेकिन वो रोल वैसा लोगों ने कभी कहीं ना कहीं देखा होगा, उस किरदार का ऐसा एटीट्यूड लोगों ने देखा होगा किसी ना किसी रोल में कहीं। लेकिन हासिल में जो कैरेक्टर का जर्नी है,
जो उससे कंसर्न है, जिस तरह से वो लोगों के सामने धीरे धीरे खुलना शुरू होता है, लोग किस किस तरह के हालात में शुरू में देखते हैं, फिर कैसे वो कहाँ से कहाँ जाता है, वो बहुत ही नया है और मेरे लिए भी एंटरटेनिंग है। मतलब मैं उस किरदार को देखना चाहूंगा, ऐसी कोई फिल्म होगी तो मैं देखना चाहूंगा। तो वो करने के बाद आपको कुछ अच्छा लगा? मुझे बहुत बहुत जिस तरह से लोगों ने उसको सराहा और जिस तरह से उसको इज्जत दी और जितना उन्होंने एंजॉय किया और जिस तरह से जिन्होंने भी देखी है फिल्म और जिस लहजे में वो बात करते हैं, समझ में आता है आपको कि फिल्म ने कहाँ असर डाला है। तो ये आपको कैसे हासिल हुआ ये रोल? ये रोल हमारे वही दोस्त जो तिग्मांशु धूलिया, जिनके साथ मेरा अब तक का सबसे अच्छे काम मैंने उन्हीं के साथ किए हैं। पुराने जितने भी टेलीविजन के काम थे कुछ और कुछ फिल्मों के काम, वो इलाहाबाद के हैं और वो ये फिल्म बनाना चाह रहे थे। पहली फिल्म अपनी उन्होंने यही चूज की थी। तो काफी उन्होंने, कई लोग पहले उनका दिमाग में कोई और था जिससे वो करवाना चाहते थे। मैं उन दिनों टेलीविजन कर रहा था, उनकी फिल्म बनी नहीं, धीरे धीरे 2-3 साल निकल गए, फिर उनको लगा कि उनको मुझसे करवाना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा था कि कब उनके मुंह से मैं ये बात सुनूं। और बस उसी तरह से मिली। अच्छा, अभी आपके अभिनय की बात हो रही है, तो आपकी ये जो आंखें हैं बहुत खूबसूरत, और ये बहुत एक्टिंग एक्टिंग कर जाती है। मतलब आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं उससे पहले ही बहुत कुछ कह जाती हैं। तो इतनी असरदार आंखों की एक्टिंग के लिए आपने कुछ प्रैक्टिस की, कुछ कसरत की, कुछ किया आंखों का कि ये अपने आप ही बोलती हैं? जो मेरा अपीयरेंस है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। इसमें सिर्फ ऊपर वाले का, बनाने वाले का, मेरी जीन्स का, मेरे माता पिता का जितना मिश्रण है मुझ में उसका हाथ है। मेरा इससे कुछ, मतलब लोग बात करते हैं, मेरे फादर भी मेरे आंखों के बारे में बोलते थे। आज तक मुझे नहीं पता क्या है वो, पर उनको कभी कभी प्यार से बोलते थे कि अरे आंखें हैं कि प्याले हैं, मतलब ऐसे बोल देते थे वो। और बाद में मैं सुनता रहा हूँ इस सेंटेंस को कि आपकी आंखें बहुत, मे बी आई डोंट नो, मुझे कुछ सच में इस बारे में पता नहीं है। नहीं, मतलब इतनी इम्प्रेसिव। उसका मुझे डिसएडवांटेज भी रहा है एक्चुअली, शुरू में काफी। कैसे? लोगों को लगता था कि इनको बदला नहीं जा सकता, ये हर किरदार में एक सी लगेंगी, और जो जिस बात से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। लोगों को लगता था कि मेरा फेस लिमिटेड है क्योंकि बिकॉज ऑफ आंखें इतनी प्रोमिनेंट हैं कि मैं हर किरदार में एक सा लगूंगा, ऐसा लोगों का मानना होता था। तो ये कब भ्रम टूटा? ये जैसे जैसे मैं काम करता रहा, काम बेहतर से बेहतर लोगों को दिखता रहा, फिर लोगों के लिए आंखें खूबी बन गई। ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, क्योंकि इतनी इम्प्रेसिव आंखें और वो भी बोलती हुई, मतलब बगैर बोले ही बहुत कुछ कह जाती हुई, कम लोगों की होती है। ये आपको खुदा की नेमत है। हाँ। चलिए, आपकी आंखों की बात हुई तो मतलब कोई भी इसके लिए आप प्रयत्न नहीं करते ना? नहीं, मैं कर लूं मैं। बिल्कुल पक्का, मैं कोई प्रयत्न नहीं करता। मेरे फादर की आंखें कुछ ऐसी थी। अच्छा। वो इस तरह की थी और उन्हीं से मुझे लगता है कि मुझे मिली है। अच्छा, अब जैसे कितने साल हो गए आपको एक्टिंग करते हुए, तो इस वक्त आप अपने को कहाँ पाते हैं? कम से कम 10 साल तो हो गए मुझे, लेकिन मुझे अभी भूख बहुत है किरदार करने की, और हमेशा वो भूख बदलती जा रही है। पहले कुछ और थी, पहले कुछ और मैं करना चाहता था, कुछ और बनना चाहता था, फिर जैसे जैसे एक्टिंग के अच्छे तजुर्बे होते गए तो मेरी तलाश कुछ और शुरू हो गई है। जैसे हासिल के बाद जितने भी मुझे रोल मिले हैं, बहुत सारे मुझे मेरा करने का दिल नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो अभी बहुत एक्सेप्ट करके और बिजी हो सकता हूँ, लेकिन वो सब मैं टेलीविजन में इतना कर चुका हूँ, मैं बिजी रह चुका हूँ। मैंने दिन मतलब 48 घंटे, 3 दिन 4 दिन लगातार बगैर सोए शूटिंग की है, तो वो दौर में देख चुका हूँ। क्योंकि एक शूटिंग कर रहे हो, वहां से रातों कहीं और जाना है। चंद्रकांता की रात भर शूटिंग शुरू हो गई, फिर एक सत्य सीरियल चल रहा था, वो सुबह से करना है टाउन में, किसी को परमिशन नहीं मिलेगी, तो वो ऐसे कंटिन्यूअस 3-4 दिन की बार एक बार मैं रो दिया था। सफर एक सीरियल था, उसके डायरेक्टर को मैंने बोला प्लीज तुम शूटिंग कैंसिल कर दो। तब मेरे पास ड्राइवर भी नहीं था कि मैं टाउन आऊंगा, अभी मैं हालत में नहीं, मुझसे बात नहीं की जा रही। वो मेरे सामने रोने लग गया कि तुम करोगे, मेरा डायरेक्ट मेरी नौकरी छूट जाएगी। प्रोड्यूसर का इतना प्रेशर है। तो मैं रास्ते पर सोडा मारता हुआ अपने चेहरे पर, माहिम में मुझे अच्छी तरह से याद है कि चलाते चलाते मुझे नींद आ रही थी, और उस दिन के बाद से मेरी वाइफ ने कहा कि प्लीज ड्राइवर तुम रख लो, और मैं लिटरली रो दिया था, मैं आंसू से रो दिया फोन के पर कि मत करो यार, शूटिंग नहीं हो रही। तो वो दौर मैं देख चुका हूँ। तो बिजी होने का अभी मुझे चस्का, अभी अपने काम से अंदर से मुझे उसका एक मजा मिलना चाहिए ना, जो मेरे लिए तजर्बा बन जाए, जो मुझे बाद में याद आए। एक काम करके आप खत्म हुए तो ऐसा ना हो कि यार पीछा छूटा, तो खुशी हो और बाद में याद आए, जिसको मिस करो आप, और जो कुछ आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर जाए नो।
एक ऐसी कहानी हाँ, एक जिसका असर आप मोनोटोनी हो जाए कि हाँ। वही की वही रोल हमेशा, तो अच्छा नहीं। हाँ। अच्छा, अभी जैसे बात आपने की कि हम जब किसी कलाकार को फिल्मों में देखते हैं या किसी धारावाहिक में देखते हैं छोटे पर्दे पर, तो हम समझते हैं कि अरे क्या ये जरा सा काम है और ऐसे कर दिया, पर उसके पीछे कितनी कितनी मेहनत जुड़ी होती है। आप लोग दिन और रात काम करते हैं, तो इस काम करने में आप लोगों को अपने अपीयरेंस की, अपने लुक्स की, अपनी पूरी पर्सनालिटी की भी बहुत चिंता रखनी पड़ती है, बिल्कुल। क्योंकि सारा खेल उसी का है। तो आप अपने को खुद फिट बनाए रखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं? इस बिजी शेड्यूल में कैसे अपने लिए वक्त निकालते हैं कि आप बिल्कुल फिट रहें, आकर्षक रहें? मैं एक्चुअली एक्सरसाइजेस करना मुझे पसंद है, बचपन से करता रहा हूँ, लेकिन मैं बोरिंग लगती है मुझे बहुत एक्सरसाइज। रूटीन ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं महीने भर कोई एक्सरसाइज कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर मैं सुस्त हो जाता हूँ बिल्कुल। लेकिन उसके बीच में जो चलता रहता है वो मेरा खेल है। मैं फिजिकल गेम कोई ना कोई मैं हमेशा खेलता रहता हूँ। तो कैसे वक्त मिलता है? सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के, जब भी अगर महीने भर का शेड्यूल करके आए तो बाकी जब बॉम्बे में हैं तो आप रोज जाते हैं खेलने के लिए, और थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रख लेते हैं कि रात को लेट ना खाओ आप, ये सब ना करूं। लेकिन खेल का मुझे चस्का है, खेल ना हो तो मुझे लगता है कि मैं अपना ध्यान रख नहीं पाऊंगा। अगर मुझसे बोल दिया जाए कि आप खेलोगे नहीं कल से, तो क्या खेलते हैं? मैं टेनिस खेलता हूँ, कभी क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब जो क्रिकेट का शौक है वो नहीं खत्म हुआ। शौक मेरे अब तक सब वही है। पतंगबाजी का जो शौक था, और वो जबकि भी पतंगबाजी पे आपकी रिस्ट्रिक्शन था बचपन में। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरा वैसे हाथ टूट ऐसा गया। होता है कि जिस बात पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए वो ज्यादा उभर कर आती है सामने। हाँ, क्योंकि आपको मजा आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहे माँ बाप कि कितना मजा आ रहा है इस बच्चे को। मतलब ये अपनी एनर्जी किसी चीज में डालना चाह रहा है। हाँ। इसको इन्वॉल्वमेंट है, और मेरा इन्वॉल्वमेंट पतंगबाजी से खतरनाक था। मतलब बचपन में मेरा रंग बिल्कुल काला था, क्योंकि दोपहर में, बड़ी दोपहर में चुपके से हाँ। नीचे आवाज ना हो, पैरों की आवाज ना हो, मदर फादर सो रहे हैं, सब घर वाले सो रहे हैं, और आप सीधा सूरज की तरफ पतंग है और उड़ाए जा रहे। बातें बहुत अच्छी हैं, बीच में रोकने का दिल नहीं कर रहा, पर आपकी पसंद का गाना भी हमें अपने श्रोताओं को सुनवाना है, तो हाँ, ये हमने जब चोरी छुपे फिल्में देखना शुरू की थी, तो एक फिल्म आई थी चश्मे बददूर। अच्छा, उसका एक गाना मुझे अभी याद आ रहा है, बहुत अच्छा गाना था, कहाँ से आए बदरा। चलिए सुनते हैं। कहाँ से आए बदरा, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा, नींद पिया के संग सिधारी। रुक क्यों गई, गाओ। नींद पिया के संग सिधारी। सपनों की सूखी फूलवारी। सपनों की सूखी फूलवारी। अमृत हाथों तक आ तेरी, कैसे विष में बदला। कहाँ से आए बदरा, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा, उतरे मेघ हिया पर छाए। आ, आ, उतरे
निर्दय झोंके अग्न बढ़ाए। निर्दय झोंके अग्न बढ़ाए। बरसे है अतिथों से सावन रोए। मन है पगला कहाँ से आए। मगनी जनी मपसनी पा रे मनी पमा अरे मनी सारी मपा। आज के हमारे सेलुलॉइड के सितारे हैं अभिनेता इरफान। इरफान जी, आप शोहरत के इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, बहुत सी मंजिलें आपने तय कर ली हैं, बहुत सी अभिनय की बारीकियां आप जान गए हैं, तो अभी आपकी और क्या तमन्ना है करने की? कसम से बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरा अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। मुझे लगता है अभी शुरू होगा। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आपका काम आपको जो दे सकता है या लोगों को दे सकता है, मनोरंजन करना है, आपका अपना मनोरंजन होना है उसमें, फिर उस मनोरंजन कितना प्रोडक्टिव है, लोगों पे क्या असर डाल रहा है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सब अभी तो शुरू मतलब मुझे लगता है कि हुआ है और आगे इंतजार है उस तरह के मौके मिलने का जिसमें मैं ये सब हासिल कर सकूं। हमारी तरफ से तो सभी शुभकामनाएं कि Thank you आप very जो much. चाहते हैं वो कर पाए। अच्छा, अब ये मैं जानना चाहती हूँ कि जो कोई अगर सफल होता है कोई कलाकार, तो उसके पीछे उसके घर का, उसके घर के परिवार के लोगों का बहुत सहयोग होता है। तो आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए कि कौन आपकी प्रेरणा बनकर आपके सामने आया? प्रेरणा ऐसे इस परिवार में, हमारे परिवार में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो फिल्म लाइन में आया हो या इस लाइन से जुड़ा हुआ हो। हमारे परिवार ने कोई सपोर्ट नहीं किया इस चीज को, लेकिन अब मैं जिस तरह का भी हूँ इंसान, या मैं अपने आप को अगर ये कहूँ कि मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ या मुझ में कुछ भी गुण हैं, तो वो मेरे परिवार ने मुझे दिए हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत के मतलब जब तक आप हैं जिंदा वो आपके साथ चलते हैं। वही मुझे लगता है कि मेरे परिवार का योगदान है। मेरी माँ ने मुझे ठीक से पढ़ाया, उन्होंने ध्यान रखा हमारा, और हमारे फादर ने हमें अच्छी तरह पाला। जैसा उनके फादर ने उनको पाला था उससे बेहतर हमें पाला। अब हम जो अपने बच्चों को पालेंगे शायद हम उससे बेहतर पालेंगे जो हमारे फादर ने किया। अच्छा, अपनी जीवन संगिनी के बारे में कुछ बताइए कि वो भी कुछ काम करती हैं आपके जैसे, कला के क्षेत्र में है, आपसे उनका मिलना कैसे हुआ? मेरा एक्चुअली उनसे मिलना हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, NSD। उसके पहले तक मैंने तय कर रखा था कि मैं शादी जैसा बंधन में बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था बिल्कुल। अच्छा? मेरी माँ ने मुझे कहा NSD आने से पहले कि कम से कम शादी करके फिर चले जाओ। अच्छा, वो मुझे श्योरिटी रहे। वो मुझे बात अपने आप में बिल्कुल कन्विंस में उससे नहीं हुआ। उन्होंने बहुत मुझे फोर्स किया, लेकिन मैं एडमेंट था कि मैं नहीं करूंगा शादी। मुझे लगता था कि मैं करूंगा ही नहीं। तो किसने तोड़े ये बंधन? ये बस मुझे NSD में मेरी क्लासमेट थी शुतोपा, उनके साथ जब इंटरेक्शन हुआ तो वो बात कर सकता था मैं काफी ना, तो उस तरह से साथ रहा। और वो लिखती हैं, जैसे बनेगी अपनी बात सीरियल उन्होंने लिखा था, फिर खामोशी एक फिल्म आई थी वो भी उन्होंने लिखी थी। तो हैं साथ, वो लिखती हैं, मैं एक्टिंग करता हूँ और मैं उनका योगदान मेरी जिंदगी में, मेरे इस एक्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, वो मेरी सबसे अच्छी क्रिटिक मेरी वो रही हैं। उन्होंने मेरी कभी तारीफ नहीं की। तो आप उनकी तारीफ के लायक काम कब करने वाले हैं? मुझे वॉरियर के बाद उन्होंने मुझे मतलब अप्रूवल दिया एज एन एक्टर कि मैं एक्टर हूँ शायद। हासिल देख के उन पे काफी असर पड़ा था। अच्छा। हासिल देख के आई तो वो मतलब इतनी इमोशनली चोक्ड थी कि रोने लग गई वो, और उन्होंने बोला कि आई एम रियली प्राउड। मुझे कई बार लगता था कि वो समझ नहीं पा रही है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ और एक्टिंग मेरे लिए कितना सीरियस है। सीरियस इन द सेंस मुझे वो अप्रूवल चाहिए, क्यों एक अंदर से आपको हमेशा से लगा है कि लोग जिस तरह से आपको देखते हैं आप वो नहीं हो। आप लोगों से एक्सेप्टेंस चाहते हो खास किस्म का, कि मैं खास हूँ, मेरे अंदर जो है वो सामने आना चाहिए। और वो कितना खास है मुझे कई बार लगता था कि शायद उनको अंदाजा नहीं है इस बात का, और हासिल देख के उनको लगा कि मैं कुछ किया है। तो कितना वक्त बिता पाते हैं आप अपने परिवार के साथ इतने बिजी शेड्यूल में? मैं कभी कभी जैसे लंबे शेड्यूल अगर हुए, महीना भर कहीं जाना हुआ, तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि वो एट द एंड ऑफ द शेड्यूल वो आ जाए शुतोपा के साथ, और घर पे मैं बिता लेता हूँ, ठीक ठाक टाइम बिता लेता हूँ। अब आपकी पसंद का एक गीत सुने। जी, मैं चाहूंगा आप एक गाना है हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हाँ, बड़ा पुराना गाना आपको पसंद है? बहुत चलिए, पसंद है। सुनते हैं। 2 दूनी 4 फिल्म का ये गीत है। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं
लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। इरफान जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं और हमारे लाखों लाख श्रोता जो है इस वक्त बिल्कुल रेडियो से कान लगाए हुए बैठे हैं क्योंकि उनके चहेते अभिनेता उनसे बात कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है और पहले आप कभी विविध भारती सुनते थे? मैं विविध भारती काफी सुनता रहा हूँ। एक्चुअली मुझे एक्टिंग का शौक लगाने में विविध भारती का भी हाथ है। ये तो किसी को सुनकर हमें पकड़ना अच्छा हो। लग रहा है। तो विविध भारती गाने रात को जो गाने आया करते थे जी, बहुत वो हम सुन के सोया करते थे। और हवा महल बहुत सुना है मैंने, और जयपुर अजमेर पे कुछ ड्रामे आया करते थे जो कि कई कई दिन याद रहते थे। और रेडियो का काफी ड्रामों से जुड़ना, कहानियां, क्योंकि दादी वादी तो दादियां कॉन्सेप्ट है कि दादियां कहानी सुनाती हैं, हम अपनी दादी के साथ नहीं रहे, तो हमारे लिए रेडियो ने दादी का सा काम किया है ना। और रात को हमें इंतजार रहता था कि कब कहाँ कौन सा नाटक आ रहा है, ढूंढते रहते थे हम रेडियो में। और वो नाटकों की इमेजेस अभी तक ऐसी हैं, वो कभी जैसे धूमिल नहीं होंगी, वो इतनी ताजा और इतनी ज्यादा इफेक्टिव रही है। मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो के जो नाटक होते हैं वो आपको एक कल्पना का संसार रचने में मदद करते हैं। हाँ। क्योंकि विजुअल तो कोई होता नहीं, आप जैसा चाहते हैं उसको बना सकते हैं। जी, तो हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप रेडियो सुनते हैं। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं श्रोताओं से, तो कैसा लग रहा है आपको कि आप जिस रेडियो को सुनते थे, जिसके जरिए आपने बहुत कुछ जाना सीखा, और आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत ऐसा भी लग रहा है कि जिस वक्त जो जादू था बचपन का, हाँ। वो जादू आपको पता है कि अब पता नहीं कहाँ है। ये बात तो है, वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं। खैर, फिर भी आपको रेडियो में आप आए, ये हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक जितने भी आपने सीरियल किए हैं, फिल्में की हैं, उसमें सबसे अच्छी आपको कौन सी लगती है? कोई खास रोल? अलग अलग रही है। डर एक सीरियल था जो बहुत फैला हुआ नहीं था, जैसे कि आजकल सीरियल होते हैं फैलते चले हाँ, जाते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं। उसमें तकलीफ ये होती है कि जो किरदार आपका होता है, वो किरदार की जो सिचुएशंस होती हैं, उनको घुमा फिरा के बार बार वही प्ले करना पड़ता है। तो आप उसी सिचुएशन को एक बार कर चुके, दो बार कर चुके, फिर बोरिंग लगने लगता है, आपको लगता है कुछ आगे बात बढ़ नहीं रही। डर एक सीरियल था जो काफी अच्छा था उस मामले में। उसकी कहानी छोटी थी,
26 एपिसोड का सीरियल था और काफी अच्छा लगा था लोगों को। और लोगों को अभी तक याद भी। याद है, अधिकारी था लेक टंडन जी का, जो लोग हाँ, काफी छुआ था। बहुत अच्छा था आपका किरदार, खास तौर से। चंद्रकांता था, बड़ी अपनी बात, तो अलग अलग मतलब कोई खास रोल? ऐसा खास रोल मेरा जो है वो सीरियल का नहीं है। वो एक बेस्ट सेलर्स आते थे 45 मिनट की थे, उनमें कुछ कहानियां थी जो मुझे बेहद पसंद है। उनसे मुझे लगा था कि मैंने इतने साल जो टीवी में गंवाए हैं उनका मुझे कुछ सिला मिला है। हाँ, उसमें एक कहानी थी, एक शाम की मुलाकात, जिसमें मैं परचूनी की दुकान में काम करता हूँ और मकान मुझे पूरा याद आ गया। हाँ। किराए का मकान लेने जाता हूँ और मकान मालकिन से मुझे लगता है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। हाँ, हाँ, हाँ। वो था एक फुर्सत में एक था जिसमें आपके साथ हिमानी शिवपुरी थी। हिमानी शिवपुरी थी। हाँ, गाना गुनगुनाती है। याद आ गया। तो उस तरह के काम मेरे टीवी में हुए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग थे और मुझे अजीज है, वो मुझे काफी पसंद है। देखिए, गाना गुनगुनाने की बात हुई तो आप गुनगुनाती हैं क्या गाना? मैं गाना गुनगुना बहुत, मतलब रेडियो पे एक माइक के सामने तो सवाल ही नहीं मैं गुनगुना सकता हूँ। अच्छा, तो अपनी पसंद का बता दीजिए, हम आपको सुनवा देते हैं। हाँ, आप सुनवाइए। एक गाना है, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो
आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। मेरी एक विशाल भारद्वाज जिन्होंने मकड़ी फिल्म डायरेक्ट की थी, उनकी दूसरी फिल्म है, उसका नाम है मियां मकबूल। ये शेक्सपियर के नाटक पे उनकी कहानी थोड़ी सी अडेप्ट की है। मैकबेथ एक प्ले है शेक्सपियर का, और बहुत मजा आया है मुझे फिल्म करने में, क्योंकि उसमें मेरे साथ के कलाकार भी सब वो हैं जिनको देख के मैं एक्टर बना हूँ। नसीर साहब हैं, ओम जी हैं, पंकज कपूर हैं, तब्बू भी हैं उसमें। अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए, उसमें आपका क्या है? उसमें एक बहुत ही वफादार सिपह सालार जो होता है एक राजा का, जैसे इस तरह से उसको अडेप्ट किया है बम्बई के माहौल में। और वो वफादार है बहुत, और वो राइट हैंड मैन है किसी का, और कैसे उसकी ख्वाहिशात या उसके आसपास के हालात उसको कुछ और बनने पे मजबूर कर देते हैं, और उसकी वजह से पूरा ट्रेजिक एक उसका जर्नी है। अच्छा, वो बड़ा मजेदार है। एक दुबई रिटर्न एक फिल्म है जो पूरी मतलब इट्स अ कॉमिक फिल्म, हास्यास्पद है वो, और वो किरदार भी बहुत हास्यास्पद है। वो आपका है? वो हाँ। अच्छा। और क्योंकि एक आदमी है जो उसको लगता है कि वो खूनी बन जाएगा, किलर बन जाएगा, तो लोग उसको इज्जत देंगे। अच्छा। तो ये इसकी कोशिश है किसी तरह से वो किसी का खून कर सके, किसी को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग उसको मिल जाए, तो वो उसकी तलाश में है। तो उस पर है ये कहानी। फिर एक आन फिल्म है मधुर भंडारकर की। अच्छा। जिसमें सब यहाँ के बॉलीवुड के सब बड़े बड़े सितारे हैं, और एक तिग्मांशु धूलिया की ही जिनकी हासिल है फिल्म, जी हाँ, उनकी एक फिल्म है जिसका नाम चरस है, वो है। अच्छा इरफान जी, आप क्या कुछ और करना चाहते हैं? और जब कभी आप फुर्सत महसूस करते हैं, अपने काम से थोड़ा भी वक्त निकालते हैं, तो क्या करना सबसे अच्छा लगता है आपको? मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बॉम्बे से जब भी मौका मिलता है बाहर जाना, और ऐसी जगह पे जाना जहाँ के नेचर थोड़ा ज्यादा हो। और मुझे नदियों से बहुत लगाव है, पानी से मेरा खास तौर, इसलिए शायद मैं बम्बई आया हूँ। पानी से, पहाड़ों से मेरा बहुत लगाव है। मैं जाना चाहता हूँ मुंबई से बाहर। मुझे खेलना पसंद है, जब भी मौका मिलता है मैं खेलता हूँ। कौन सा खेल? ये फिजिकल कोई भी गेम हो, कोई भी। मेरे रास्ते में कई बार रोक के मैं क्रिकेट खेलता हूँ बच्चों के साथ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे फिल्में देखना पसंद है। अपने घर में मेरा अपना सेटअप है, उसमें मैं आए दिन रोज ही कम से कम 1-2 फिल्में देखता हूँ मैं। अच्छा। और यही सब है। और काम के मामले में आप पता नहीं आगे क्या करना चाहूंगा मैं एक ऐसी दुनिया देखना चाहूंगा जहाँ चैन अमन हो, जहाँ लोग मतलब जिनकी जो इसलिए जिंदगी में आगे काम नहीं कर रहे कि उनको सिर्फ पैसा कमाना है और घर बचाना है, सिर्फ इस तरफ समाज का पूरा मतलब झुकाव ना हो। क्योंकि बहुत मुझे तकलीफ होती है कई बार ये बातें देख के कि पूरी जिंदगी आदमी गुजार देता है सिर्फ इसलिए कि उसको घर चाहिए, एक मकान चाहिए, और गाड़ी मिल गई तो उसको लगता है कि जिंदगी में बहुत कुछ हो गया। वो समझ ही नहीं पाता कि कितना कुछ, मतलब ये इंसान जो पैदा हो चमत्कार है मेरे हिसाब से, उनकी उसकी एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो आप कैसे समझते हैं कि फिल्में जो आ रही हैं आजकल, उनका आम लोगों पर क्या असर होता है, और क्या ऐसी अच्छे असर वाली फिल्में बनने की जरूरत है जो समाज को बदल सके, थोड़ा यहाँ के रीति रिवाजों को, और जो एक बुराई की तरफ आगे बढ़ती जा रही है जो एक प्रवृत्ति, वो रुक सके? इसमें फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। फिल्मों का, लोग बोलते हैं कि फिल्मों का योगदान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म, थिएटर, कोई भी आर्ट फॉर्म समाज को बदल तो नहीं सकती, लेकिन किसी भी उसमें एक योगदान दे सकती है। कोई भी एक मूवमेंट चल रहा है उसको कर सकती है, उसको और बढ़ावा दे सकती है। तो लोगों के दिमाग पे असर तो डालता है जरूर। लोग ये कहें कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ और मैं जो कर रहा हूँ उसका लोगों पे क्या असर हो रहा है, उनका कुछ असर होता ही नहीं है। फिल्में अलग है, रियलिटी अलग है। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है बचपन में हमारे पे फिल्मों ने कुछ असर डाला है, आपकी सोच पे असर डाला है, और लोगों का एक पूरा जो नजरिया है उसको किसी हद तक मुतासिर कर सकती हैं फिल्में, और खासतौर से जो यंग जनरेशन है उस पर असर पड़ता है। तो अपने वैल्यूज किसी तरह से कैसे आप दे रहे हैं, क्या लोगों से सुझवा रहे हैं, इसका असर पड़ता है। और क्योंकि
फिल्मी दुनिया, पैसे, ये ऐसा संगम है ना, ये लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का संगम है, हाँ जो कि बहुत डिफिकल्ट संगम हाँ, कहते हैं ना कि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी आने में सकुचाती है। सब कुछ आती है। तो ये जो संगम है अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो और लोग जो है सिर्फ को बिजनेस जब बना लेते हैं तो फिर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। उनको एक फिल्म से लोगों के दिमाग में क्या असर पड़ रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, लोग बस इन्वॉल्व होकर देखें। आप जब कभी कोई रोल एक्सेप्ट करते हैं तो आप इस तरफ ध्यान देते हैं कि मेरे रोल का समाज पे क्या असर पड़ेगा? मुझे कहानी का जरूर, अपने रोल का तो मैं तो क्योंकि कहानी का एक हिस्सा हूँ, तो उसमें बुरा पात्र भी होगा, अच्छा पात्र भी होगा, उसमें सब तरह के पात्र होंगे, तो पात्र निभाना मेरा काम है। लेकिन कहानी का इंटेंशन क्या है, लोग कहना क्या चाह रहा है आदमी, थोड़ा सा इस पे मेरा रहता है जरूर ध्यान कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है, इसका कुछ उससे लगाव है कहानी से, या ये सिर्फ इसलिए बना रहा है कि इसको फिल्म बनानी है, क्योंकि इसका धंधा है फिल्म बनाना, तो ये बना रहा है, लेकिन इस कहानी का कुछ क्या असर पड़ रहा है, थोड़ा सा मेरा रहता है। कुछ मन में ऐसी इच्छा है कि किसी खास जो पुराने कलाकार हैं या आपके नजरिए से जो आपके आइडियल रहे हो, ऐसे किसी कलाकार या अभिनेता या अभिनेत्री के साथ आपकी काम करने की इच्छा है? कोई अब है? तो कुछ, हाँ, जैसे नसीर साहब के साथ थी मेरी, वो पूरी हो रही है? हो गई अब। हाँ, हो ही गई। बच्चन साहब के साथ है, दिलीप साहब के साथ है, और जिनको मैं मतलब मैं देखना चाहता, मिलना चाहता था बहुत ज्यादा। बल्ला साहनी साहब थे, उनसे मैं कभी मिल नहीं पाया। मोतीलाल थे, बहुत ही मतलब मुझे बहुत पसंद थे मोतीलाल। तो मैं तो जब हम बड़े हो गए तब पुरानी फिल्में उनकी देखी, बचपन में देखी नहीं थी उनकी फिल्म, तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे। अब उनसे तो मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ख्वाहिश थी आपकी। हाँ। और कुछ ख्वाहिशें तो पूरी भी हो गई। Thank हमारी you. तरफ से, हमारे विविध भारती परिवार की तरफ से हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से यहाँ आए, हमसे बात की, हमारे श्रोताओं से बातचीत की। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम में आज के हमारे सितारे थे अभिनेता इरफान। इनसे मैंने बातचीत की, यानी मिम्मी मिश्रा ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।